तो बच्चों, आज आपका जो साइंस में चौथा चैप्टर है उसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अब देखिए प्रिज्म क्या है। यह आपको ये चित्र नज़र आ रहा है, तो आप इसे मैथ में त्रिभुज कहेंगे। तो बिल्कुल प्रिज्म जो होता है वो भी इसी आकार का होता है, पर त्रिभुज में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो त्रिभुज हो गया आपका 3 भुजा वाला सिंपल सा, यहाँ त्रिभुज हो गया आपका। प्रिज्म में 3 भुजाएं नहीं होती, प्रिज्म में 6 फलक होते हैं अलग अलग। शेप जो है वो बिल्कुल त्रिभुज जैसी ही होती है, तो आप इसे फ़िलहाल त्रिभुज ही मान लीजिए। अब आपने अपवर्तन पढ़ा है। अपवर्तन क्या था? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से यानी रास्ते से भटक जाती है। तो प्रिज्म जो है वो भी प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब वो कैसे अपवर्तन करता है यहाँ पे देखिए। तो पहली हेडिंग भी आपकी यही है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है समझाइए। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसका। तो ये आपका यहाँ प्रिज्म है। अब जब इस पर प्रकाश की किरण ये पड़ती है, ये यहाँ से प्रकाश की किरण गई, तो ये जब यहाँ पहले फलक पे पड़ेगी, ये पहला फलक है इसका, मैं इसका नाम डाल रहा हूँ यहाँ ABC। तो ये आपका पहला फलक है AB और ये आपका प्रिज्म का दूसरा फलक है AC। तो जब ये प्रकाश की किरण पहले फलक पे पड़ी यहाँ, तो ये पहला फलक इसका अपवर्तन कर देगा। अपवर्तन मतलब ये अपना रास्ता भटक जाएगी। तो ये ऐसे भटक गई, सीधी जानी चाहिए थी पर रास्ता भटक गई। उसके बाद में जब ये प्रकाश की किरण दूसरे फलक पर पहुंची, तो ये वाला फलक अब फिर से इसका अपवर्तन कर देगा, तो ये फिर से अपना रास्ता भटक गई। तो ये ऐसे होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो सबसे पहली वाली किरण गई थी ये, इसे बोलते हैं आपतित किरण। और जो बीच वाली किरण होती है ये वाली, ये बीच में जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कहलाती है हमारी अपवर्तित किरण। और जो तीसरी वाली है ये वाली, ये कहलाती है हमारी निर्गत किरण। अब अगर मैं ये वाली जो किरण थी पहली वाली आपतित किरण, इसे मैं आगे बढ़ाऊँ, ये ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, मैंने इसे आगे बढ़ाया। उसके बाद में जो ये निर्गत किरण थी, इस वाली किरण को मैंने पीछे बढ़ाया। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, इसका नाम मैंने रखा M। तो ये इनके बीच में जो बना एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा कहलाता है डेल्टा, यानी कि इसे बोलते हैं विचलन कोण। विचलन का मतलब भी होता है भटक जाना, यानी कि ये कितने कोण पर भटक रही है, वो कोण हमारा कहलाएगा विचलन कोण। तो आपको यही हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। थ्योरी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं किसी भी तरह से करके। आप इन किरणों के नाम भी दे सकते हैं। इस किरण का नाम है P, Q, यहाँ पे इसका नाम है R और यहाँ इसका नाम है S। तो जो पहली वाली किरण पहले फलक पे पड़ती है तो वो उसका अपवर्तन करता है, फिर वो दूसरे फलक पे पहुँचती है तो वहाँ फिर से उसका अपवर्तन होता है। आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया, तो आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को बिंदु M पर काटती हैं। बिंदु M पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद में है आपका अल्पतम विचलन कोण। आप हेडिंग डालिएगा अल्पतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण का बहुत छोटा मान। तो अगर विचलन कोण कुछ ज़्यादा ही छोटा हो, विचलन कोण ज़्यादा ही छोटा हो, तो फिर उसी विचलन कोण को हम विचलन कोण ना कहकर अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू जो विचलन कोण की है वो अल्पतम विचलन कोण कहलाती है और उसे हम डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये मिनिमम डेल्टा है, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू डेल्टा की। तो इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है इसी चैप्टर में वर्ण विक्षेपण। देखिए वर्ण जो है वो रंग को कहते हैं, वर्ण रंग को कहा जाता है। तो ये जो सूरज से हमारे पास लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ये आपको कैसा दिखाई देता है? मतलब सफ़ेद। इसे सफ़ेद साइंस में हम इसे श्वेत कहते हैं, श्वेत प्रकाश। तो इसमें 7 कलर छिपे हुए होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो अब जब हम इस प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो फिर हमें वो 7 रंग दिखाई देने लगते हैं। ये आपने देखा भी होगा। अब ये देखिए वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो आप इसे इसी तरह से लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म उसे 7 रंगों में बांट देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके नीचे आप ये चित्र बना लीजिएगा। ये आपका प्रिज्म है और ये इस पर प्रकाश आया, इसे मैं कह रहा हूँ श्वेत प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ा तो प्रिज्म ने इसे 7 रंगों में बांट दिया। ये 7 की 7 किरणें दिखानी है आपको और 7 की 7 रास्ता भटकी हुई होनी चाहिए। ये यहाँ से भी भटकी हुई नज़र आनी चाहिए और यहाँ से भी भटकी हुई नज़र आनी चाहिए।
तो ये आपकी 7 किरणें। तो सबसे नीचे जो कलर आता है आपका वो आता है V, फिर I, फिर B, G, Y, O, R। तो ये है आपका रंगों का क्रम। ये आप याद रखिएगा, V, I, B, G, Y, O, R। इसे विबग्योर पढ़ा जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा, विबग्योर। नीचे से लिखना है आपको, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो सबसे ज़्यादा जो विचलित हुई किरण वो कौन सी वाली हुई? विचलित मतलब जो भटकी, सबसे ज़्यादा कौन सी भटकी? ये सबसे निचली वाली ही भटकी होगी। तो सबसे नीचे कौन सा कलर है? बैंगनी कलर यानी वायलेट। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो आप लिख देंगे बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो वो होता है आपका लाल रंग का। इसके बाद है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, यानी कि फैलना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे कौन फैल रहा है? प्रकाश। तो देखिए, जब प्रकाश सूरज से आता है तो वो वायुमंडल से होकर गुजरता है, और वायुमंडल में धूल के कण, मिट्टी के कण और वगैरह वगैरह छोटे छोटे कण वायुमंडल में घूमते रहते हैं। तो प्रकाश उनके द्वारा ऑब्ज़र्व हो जाता है और वे कण उस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें मौजूद मिट्टी के कण, धूल के कण वगैरह वगैरह उस प्रकाश को अपने अंदर समा लेते हैं और उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल जो इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है वो यही वाला है, जो आसमान होता है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। ये आपका अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ये आप याद रखिएगा, बैंगनी और नीले रंग का जो फैलाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बैंगनी और नीला कलर चारों तरफ ज़्यादा फैलता है, इसी वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब देखिए, बरसात में आपने इंद्रधनुष बनता हुआ देखा होगा, तो यही क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए, जब बारिश होती है और बारिश पड़ के रुक जाती है तो बारिश की जो कुछ बूंदें होती हैं, मैंने अभी बताया कि धूल के कण, मिट्टी के कण वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो जब बारिश पड़ती है तो वो भी भीग जाते हैं, यानी कि वो पानी की बूंद की तरह बिहेव करने लगते हैं घूमते हुए। तो जब वे जो पानी की बूंद है, जब प्रकाश उन पर पड़ता है, उसके बाद जब धूप निकलती है हल्की सी, तो वे जो बूंद है आपकी, वे प्रिज्म की तरह काम करने लगती है। और प्रिज्म क्या काम करता है? प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। अब जाहिर सी बात है, वायुमंडल में एक बूंद तो होगी नहीं, बहुत सारी बूंदें वायुमंडल में मौजूद होती हैं, तो बहुत सारे प्रिज्म वायुमंडल में बन जाते हैं। जब प्रकाश उन सारी बूंदों से यानी सारे प्रिज्मों से होकर गुजरता है तो वो उस प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है। वही 7 रंग पूरे आसमान में फैल जाते हैं। तो इस तरह से आपका इंद्रधनुष बन जाता है। देखिए, इसके बाद है आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में पूछ ले जाता है हमसे। तो देखिए, जो हमारा प्रिज्म होता है, इसमें जो ऊपर वाला ये एंगल होता है हमारा, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और प्रिज्म कोण, जो प्रिज्म होते हैं वो ज़्यादातर 60 डिग्री पर बनाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, प्रिज्म कोण की वैल्यू ज़्यादातर कितनी होती है? 60 डिग्री। ये 30 भी हो सकती है, फिर उसे हम पतला प्रिज्म कहते हैं। तो ये जो आपका 60 डिग्री वाला एंगल है, इसका जो अपवर्तनांक है उसका सूत्र आपके सामने है। अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं। तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2। a आपका प्रिज्म कोण है और डेल्टा m आपका अल्पतम विचलन कोण है। फिर इसी तरह से बटे में पूरे का साइन a/2। तो ये आपका अपवर्तनांक का सूत्र है। उसके बाद है आपकी अगली हेडिंग, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। अगर प्रिज्म पतला है तो फिर उसका ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता, उसके अपवर्तनांक का दूसरा फार्मूला है। ये विचलन नाम से ज़्यादा आता है तो इसलिए मैंने यहाँ विचलन नाम दिया है। अपवर्तनांक भी पूछ लिया जाता है कि पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो यही सूत्र आपका डेल्टा m बराबर n-1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म पे अप्लाई होगा और ये वाला आपका 60 डिग्री वाले यानी थोड़ा जो बड़ा प्रिज्म होगा, मोटा प्रिज्म होगा, उस पर अप्लाई होगा। तो आपका जो चौथा चैप्टर था वो इतना ही है। इसके बाद आपके कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव, अति लघु, वो मैं आपको अलग से बाद में भेज दूंगा। अभी फ़िलहाल आप इन्हीं हेडिंगों को करिए। कुछ चीज़ें अगर आपकी समझ में नहीं आई हो या लिखना कैसे है, कुछ और चीज़ जो भी आपको पूछनी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।